हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजियोलॉजी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसमें मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। किडनी के बारे में पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन एंड प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर में। सो इनको पढ़ेंगे। सो द क्वेश्चन इज नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जानते हैं कि किडनी का मेजर रोल होता है एक्सक्रीशन में, बट इसके अलावा भी उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन अक्सर आता है। सबसे पहला जो फंक्शन है उसका रेगुलेटिंग बीपी। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कैसे करेंगे। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए सिर्फ इंसुलिन या ग्लूकोज लेवल ही नहीं इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्लड ब्लड इटसेल्फ इज़ अ लिक्विड, एंड लिक्विड का बैलेंस कैसे होगा जब बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस होगा, और वो जो फ्लूइड का बैलेंस होता है वो किडनी करता है। तो इसीलिए ये इनडायरेक्टली बीपी का रेगुलेशन जो होता है वो भी उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं रेनिन, और ये जो रेनिन होता है ये ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन करता है एंड जो ब्लड वॉल्यूम है उसको मैनेज और मेंटेन करके रखता है। जब ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहता है तो जो बीपी है वो भी ओवरऑल रेगुलेटेड या कंट्रोल रहता है। देन सेकंड फंक्शन सेकंड इसका जो फंक्शन अपार्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन इज प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो काफ़ी असेंशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन नाम से समझ आ रहा है, इरिथ्रो विच समथिंग रिलेटेड टू आरबीसी। तो ये जो इरिथ्रोपोइटिन ये एक टाइप का प्रोटीन है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। देन कैल्सीट्रॉल कैल्सीट्रॉल जो है ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है। सो दैट्स हाउ ये जो हॉर्मोन्स ये जो हार्मोन है ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। सो ये भी किडनी का ही एक फंक्शन हुआ इनडायरेक्टली। देन नंबर 3 इज बैलेंसिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। सोडियम पोटाशियम कैल्शियम फॉस्फोरस, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो जितने भी मिनरल्स हैं उनके बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं। और ये जो स्पेसिफिकली सोडियम एंड पोटाशियम है इनका जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल मस्कुलर मूवमेंट में होता है, और नर्व फंक्शंस होते हैं। यानी कि यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट कि जो सेल्स होते हैं उसमें जो प्रोटीन एंड सोडियम एंड पोटाशियम पंप होता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मस्कुलर फंक्शन के लिए। तो उसके बैलेंस में भी किडनी का काफ़ी रोल होता है। देन फोर्थ फंक्शन है दैट इज़ पीएच रेगुलेशन। ये पीएच को भी रेगुलेट करता है बाय एसिड बेस बैलेंस को बना के। जो H+ आयंस होते हैं उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, एंड जो बायकार्बोनेट के आयंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। बायकार्बोनेट एक बेस है एंड जो H+ है वो एसिड है। तो ये एसिड और बेस के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है, जिससे कि जो बॉडी का पीएच है दैट इज़ 7, जो न्यूट्रल पीएच होता है बॉडी का उसको मेंटेन करके रखता है, ब्लड का जो न्यूट्रल पीएच है। देन इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो जब हम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग यानी कि एक लंबे समय तक फास्ट रखते हैं, कोई जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अनशन करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो होता क्या है कि उनकी बॉडी में एक टाइम पे जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ग्लाइकोजन के स्टोर्स ख़त्म होने के बाद जो किडनी है वो क्या करती है कि जो भी नॉन कार्ब सोर्स होती है दैट इज़ अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, उनसे ग्लूकोज का प्रोडक्शन करती है एंड फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये वाला जो क्वेश्चन है नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये अक्सर 3 और 5 मार्क्स में आता है। तो इतने को ही एक्सप्लेन करके लिख दोगे दैट विल बी मोर देन इनफ। देन मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक विच इज़ थ्योरीज ऑफ एजिंग। यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 में से है। यूनिट 1 में से आता है। सिर्फ यही एक लौता टॉपिक है जो बार बार पूछा गया था यूनिट 1 में से, तो इसको पढ़ लेते हैं। थ्योरीज ऑफ एजिंग। तो एजिंग कैसे होती है, तो उसकी क्या क्या थ्योरीज साइंटिस्ट ने दी हुई हैं उसको बताना है। सो ये क्वेश्चन 3 मार्क में भी आया हुआ है, 5 मार्क में भी आता है। तो दोनों मैं आपको 5 मार्क के हिसाब से बताती हूँ, 3 मार्क में आएगा तो उसको अपने हिसाब से बना के कट करके लिख देना। पहला है वियर एंड टीयर थ्योरी। वियर एंड टीयर थ्योरी ये बोलती है कि जो बॉडी है वो मशीन्स की तरह वर्क करती हैं,
और जैसे जैसे मशीन ओवर टाइम एज होती है, ख़राब होने लगती है, उसमें डैमेज आने लगता है, सिमिलरली हमारी बॉडी भी वियर आउट होने लगती है ओवर टाइम। एंड इस वियरिंग आउट की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से डैमेज होता है एवरीडे यूज़ की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान अपनी बॉडी हर दिन यूज़ करेगा, तो वो वियर एंड टीयर हो रहा है, जिसकी वजह से जो बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर आप ज़्यादा पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो आपकी बॉडी जल्दी वियर एंड टीयर करेगी, एंड अदर फैक्टर्स। देन जेनेटिक थ्योरी ये बोलती है कि हम किस तरीके से एज करेंगे, वो सब कुछ हमारे जीन्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। ये तो ऐसा हो गया कि भविष्यवाणी कर दी कि हाँ, आपके जीन्स ने बोल दिया आप इतना ही जियोगे या इतना ही मरोगे, तो बस वही हो गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा डीएनए, इसमें इनबिल्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हमारा लाइफ स्पैन कितना होगा और हम कितना जल्दी एज करेंगे, कितना लेट एज करेंगे। हमारा पूरा एजिंग का प्रोसेस हमारा डीएनए डिसाइड करता है। थ्योरी के नाम में ही समझ आ रहा है, जेनेटिक थ्योरी। एक बार नाम ही पढ़ लोगे तो भी आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे बना के लिखना है। देन हार्मोनल थ्योरी, देखो नाम से ही समझ आ रहा है, समथिंग रिलेटेड टू हार्मोन्स। बायोलॉजी में एक बेसिक रूल है, मेरी टीचर ने बताया था। 11th क्लास की हमारी मैम थी, उनका नाम सोनिया था, काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी। तो उन्होंने बोलता कि बायोलॉजी में ना सारी चीज़ें हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। ऑब्वियसली यार देख लो, आपको सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है, वो हार्मोन से रिलेटेड है। आपको कुछ मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो हार्मोन से रिलेटेड है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सब हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। अगर आपने अपने हार्मोन कंट्रोल कर लिया ना, तो आप अपनी लाइफ कंट्रोल कर लोगे। वो ऐसा बोलती थी। सो वेल, अभी हम उनकी थ्योरी नहीं, हम हार्मोनल थ्योरी को पढ़ते हैं। तो हार्मोनल थ्योरी ये बोलती है कि आपकी जो एजिंग प्रोसेस है ना, वो भी आपके हार्मोन्स ही डिसाइड करेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसके ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं तो उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो उनका एजिंग प्रोसेस स्लो होगा, राइट। तो जैसे जैसे इंसान एज करता है तो उसका हार्मोन का प्रोडक्शन भी चेंज होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर बीएमआर भी रिड्यूस होने लगता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज़। सो ये सारी चीज़ें हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। जितनी भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, जो हमारी बॉडी की फंक्शनल कैपेसिटी है, वो विद टाइम रिड्यूस हो जाएगी, राइट। देन नेक्स्ट थ्योरी, माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी। नाम से समझ आ रहा है, समथिंग रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल होता है, एंड ओवर टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और इससे जो बॉडी की इफ़िशियंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से एजिंग और एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। देन लास्ट थ्योरी है ये, फ्री रेडिकल थ्योरी। फ्री रेडिकल थ्योरी ये बोलती है कि जो एजिंग है ना, वो फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। फ्री रेडिकल्स बेसिकली ऑक्सीजन के फ्री मॉलिक्यूल्स, या जो बॉडी में बार बार जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स लो, विटामिन सी सीरम लगाओ, या विटामिन सी डाइट में होना चाहिए। विटामिन ई इज़ गुड एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए इज़ एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो खाता है, अपनी डाइट में लेता है, या फिर उसके सप्लीमेंट्स ले रहा है, तो उसकी एजिंग स्लो हो जाती है, राइट, क्योंकि उसकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम होंगे। एंड जिसकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होंगे तो उसको एजिंग और डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एजिंग जल्दी होगी और डिजीजेज ज़्यादा होंगे। देन ओके, वन मोर थ्योरी, दैट इज टीलोमियर शॉर्टनिंग थ्योरी। टीलोमियर शॉर्टनिंग थ्योरी अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, बट स्टिल ये है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टीलोमियर्स बेसिकली जो हमारा क्रोमोजोम होते हैं ना, क्रोमोजोम का एक पार्ट होता है टीलोमियर, ठीक है। इसको प्रोटेक्टिव कैप्स भी बोला जाता है। एवरी टाइम जब सेल हमारा डिवाइड करता है तो ये जो टीलोमियर है वो शॉर्ट होता जाता है, साइज में स्मॉलर होता जाता है, और ये जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतनी जल्दी एजिंग होगी एंड सेल डेथ होने लगेगी। और जिसकी बॉडी में ज़्यादा सेल डेथ होगी तो उसका ग्रोथ नहीं होगा ज़्यादा, तो फिर जल्दी एजिंग हो जाएगी, सिंपल। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। ये बार बार पूछा है मैंने इसको, PYQs में एटलीस्ट 3 से 4 बार देखा होगा, तो इसका भी 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। मैं तो इवन दुआ करूँगी 7 या 8 नंबर का आ जाए, क्योंकि काफ़ी ईजी है, बट लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, तो मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई करके आपको समझा देती हूँ। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन कब होता है? आफ्टर प्रेगनेंसी, सिंपल। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है हार्मोन्स, हार्मोनल सिग्नल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो हाई होता है, राइट। एंड यही जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, ये ब्रेस्ट को कमांड देते हैं कि आप मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। एंड ब्रेस्ट के
अंदर ही जो एल्वेलाई होते हैं जिनको मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और जो मिल्क डक्ट्स हैं इन सब ये एडवांस में प्रिपेयर करने लगते हैं बॉडी को फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड रिलीज। ठीक है। देन सेकेंड इज रोल ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि बोला जाता है प्रोजेस्ट्रॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन। तो प्रेगनेंसी खत्म हो गई तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डाउन हो जाएगा एंड प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, आई अगेन रिपीट। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये एल्वियोलाई को स्टिमुलेट करता है और मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए कमांड देता है ब्रेस्ट को। देन इसके बाद क्या होता है कि इसी प्रोलैक्टिन की वजह से मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। वो कैसे होता है, ये जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है ना, इसी को लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जब जो बेबी है वो मदर का जो ब्रेस्ट है उसको सक करता है, तो एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ये भी अगेन पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। एंड ये क्या करता है कि ये मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो मिल्क है वो डक्ट्स के थ्रू होते हुए निप्पल से बाहर आ जाता है एंड बेबी उस ब्रेस्ट जो मिल्क होता है उसको सक कर लेता है, और वो उसके प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो अभी आपने देखा कि जैसे प्रोलैक्टिन है, इसने क्या किया कि इसने मिल्क को प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस करने के बाद उसको बाहर भी तो लेकर आना है ना। तो दैट इज़ वाई ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है कि ये मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करे और जो मिल्क प्रोड्यूस हो गया उसको बाहर लेकर आए, ताकि जो बेबी है वो उसे फीड कर सके मिल्क को। जो मदर है वो बेबी को मिल्क फीडिंग करा सके, ब्रेस्ट फीडिंग करा सके। देन पॉइंट टू बी नोटेड कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन कैसे होता है मिल्क का, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर फीमेल में कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होगा। अगर कोई ऐसी फीमेल है जो प्रेगनेंसी के जस्ट बाद ही अपने बेबी को मिल्क नहीं पिलाती फॉर लॉन्गर पीरियड, तो देर आर चांसेस कि उसकी बॉडी में जो मिल्क है वो काफ़ी कम प्रोड्यूस होगा और बहुत कम टाइम के लिए ही होगा। देर आर चांसेस। तो होता क्या है कि जब मदर रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है अपने बच्चे को, तो जितना ज़्यादा सकिंग होगी, जितना ज़्यादा जो बेबी है वो ब्रेस्ट को सक करेगा, उतना ज़्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज़ होगा, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, और इसकी वजह से ज़्यादा मिल्क बनेगा। इसी को बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड सिस्टम। सो दैट इज़ ऑल कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होता है मिल्क का विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। देन मूविंग ऑन टू स्टोरेज एंड रिलीज। स्टोरेज एंड रिलीज कैसे होता है, मिल्क को स्टोर कौन करता है, एल्वेओलाई, क्योंकि यही मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट है और यही मिल्क को स्टोर भी करते हैं। एंड देन लेट डाउन रिफ्लेक्स के थ्रू ये मिल्क रिलीज होता है, राइट। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस लैक्टेशन के प्रोसेस में हॉर्मोन्स का काम होता है, फिजिकल एक्शन जो बेबी करता है सकिंग के थ्रू, एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है, एंड इसी से जो बेबी को अपना पूरा मिल्क प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है, एंड दिस इज द होल फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। देन एक लास्ट पार्ट है, यस लास्ट ही है ये, लास्ट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा अगेन ये लास्ट वाले यूनिट से करा रही हूँ मैं। अभी देखा मैंने पहले फर्स्ट यूनिट का एजिंग वाला क्वेश्चन कराया और अब मैं लास्ट यूनिट करा रही हूँ, सो मैसी, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए मैं करा रही हूँ। प्लेसेंटा के ऊपर भी 3 एंड 5 मार्क का डिफाइन या शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इससे ज़्यादा इससे नहीं बनता, ठीक है। देन प्लेसेंटा क्या है, ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, और ये ऑर्गन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ग्रो करता है, वो भी फीमेल के यूट्रस में, राइट। इसका काम क्या होता है कि बेबी और मदर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखता है, ये बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। एंड अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, मेनली 2 आर्टरीज एंड 1 वीन। 500 ग्राम्स इसका वेट होता है, एंड ये यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम तक बन जाता है। इसका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बेबी में, वेस्ट रिमूवल एंड हार्मोन का प्रोडक्शन। हार्मोन कौन सा हार्मोन बनाता है, HCG, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन
ह्यूमन कुरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन भी करता है। इम्यून प्रोटेक्शन, अगर मदर को कोई वायरल डिजीज़ है तो वो बेबी को ना हो, इसके लिए ये जो प्लेसेंटा होता है एक शील्ड की तरह वर्क करता है और बेबी को इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और बेबी। तो ये सब काम होते हैं प्लेसेंटा के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। जितने भी मैंने सारे वीडियोस देखे हैं लिटरली, अगर आपने पूरे सेमेस्टर पूरे साल भर नहीं भी पढ़ाना, बस ये 5-6 वीडियोस जो मैंने शेयर किए इसको अच्छे से पढ़ लो, बस ख़त्म कहानी। आप आराम से पास तो क्या, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे यार। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।